बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क में सियासी और आइनी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट जाना और उसके बाद नए बेंच की फॉर्मेशन हो जाना, और साथ ही साथ इस सब असना के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स करना और उसकी टाइमिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के हक़ में हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मौजूदा हुकूमत के अगेंस्ट हैं। अदालती इस्लाहात थी बिल 2023 कौमी असम्बली में अपर हाउस लोअर हाउस के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किए जाने के बाद सदर को अरसाल कर दिया गया है। सदर मुमकिन तौर पर इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अभी तक उन्होंने क्या किया है, और अगर सदर इसको अप्रूव नहीं करते तो उसके बाद लीगली इसकी क्या हैसियत है, अप्रूव हो जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है, 1 मरतबा साल किया जाएगा या 2 मरतबा साल किया जाएगा। इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इस हवाले से आज हम बहस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चौधरी साहब माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, सर सबसे पहले तो ये फरमाइए कि अभी की जो डेवलपमेंट है, बेंच का टूटना, उसके बाद बन जाना, एक जज साहब का इनकार करना, अभी तक की कार्रवाई को कैसा देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया डार साहब। अभी तक की कार्रवाई जो है वो इस लिहाज से तो काफी परेशान कुन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमें दरारें नजर आई हैं, आपस में उनके खलफशार नजर आया है, ये किसी तौर पर भी पसंदीदा नहीं है और किसी तौर पर भी ये काबिल इस्ताइश नहीं है। लेकिन जहां तक बेंच का ताल्लुक है वो तो मामूल की बात है, क्योंकि अगर वो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया है अमीनुद्दीन खान साहब ने, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने 4 रुकनी बेंच बना दिया है, तो वो 4 रुकनी बेंच जो है वही काम करेगा जो 5 रुकनी बेंच कर रहा था। तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो यानी जो झगड़ा है या जिस तरह की सिचुएशन पैदा होगी और इस हद तक फुल खिला के पहले कभी ऐसे हमने देखा नहीं था। क्योंकि जहां तक डार साहब उसका ताल्लुक है इख्तलाफी नोट का, वो इख्तलाफी नोट तो होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट को कोशिश करना कि वो जगह ले ले अक्सरियती यानी फैसले की और वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाए, ये बड़ी अजीब बात है। और खास तौर पर जो जजेस, आपको याद होगा कि ये जो 7 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस ने, अतर मिनल्ला साहब ने और अलबत अफरीदी साहब ने अपने आप को रिक्यूज किया था कि हम इसमें नहीं बैठना चाहते। तो जो जजेस रिक्यूज कर ले वो यानी उनको फिर आप शामिल नहीं समझ सकते। यानी दूसरी तरफ से भी 2 जो थे वो रिक्यूज उन्होंने भी किया था। दूसरी तरफ से मुराद मतलब ये कहने का कि जो हुकूमत को अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्होंने भी, नकवी साहब ने और इजाजुल हसन साहब ने, तो उसके बाद फिर ये बेंच जो था इसकी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई तो उस पर दस्तखत थे इन सब लोगों के कि ये अब 5 रुकनी बेंच बनेगा। तो 5 रुकनी बेंच बन गया। अब फिर ये कि इख्तिलाफी नोट ऐसे मौके पर आया है कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया, यानी इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो गया, और उसके बाद यानी जब मामला आया कि इलेक्शन कमीशन ने आगे उसको यानी 6 माह के ऊपर डाल दिया, 6 माह के बाद की डेट दे दी, तो उस वक्त सवाल पैदा हुआ कि इलेक्शन कमीशन के पास तो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर इख्तियार ही नहीं है कि वो डेट दे। और यही बात इलेक्शन कमीशन उस वक्त कह रहा था जब उसे कहा जा रहा था कि जी आप डेट क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, डेट देने का इख्तियार तो या प्रेसिडेंट के पास है या गवर्नर्स के पास है। तो वो फैसला होने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब मामला ऐसा आया, ये नुक्ता पैदा हुआ, तो उस वक्त अब तो ये वो वोटों वाला मसला भी नहीं है, ये तो वो मामला है कि जिसमें यानी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला जो कर चुकी है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद अब जो नया उन्होंने पंडोरा बक्स खोलने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने, उसका नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात थी कि जिस पे इतना इख्तलाफ, और इस हद तक बहुत सारे इससे इश्यूज है जो उठाए गए हैं, जो मैंने पढ़ा उनका जो फैसला है काजी फायज ईसा साहब का, और उसमें बड़े बड़े जानदार सवाल है। लेकिन मसला यह है कि वो सवालात जो है एक तरफ, और इस वक्त
मामले को पेंडिंग कह देना कि जी जब तक रूल्स ना अप्रूव हो या रूल्स ना बदले उस वक्त तक आप सुने ही ना केस। यानी क्या रूल्स इस वक्त उनका बदलना इतना इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा हो गया, इलेक्शन से भी ज्यादा। इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, अगर इलेक्शन नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। तो उसके बाद फिर आप यानी उसकी इतनी अहमियत दे रहे हैं कि जी पहले रूल्स अमेंडमेंट करें और उसके बाद इस केस को सुने, चाहे उससे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जो है वो एरोड होती है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। अभी और भी मैंने चीज़ें आपसे जानी है। मुनीज़े जहांगीर साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मुनीज़े साहिबा। ये फरमाइएगा कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आज जो हमारे सामने जुडिशल जितनी प्रोसीडिंग्स आज हुई उसके हवाले से आई, ये फरमाइए कि इलेक्शन पंजाब KP के हवाले से बेंच की फॉर्मेशन पहले टूट जाना, उसके बाद दोबारा बन जाना, एक क्लियर डिवाइड की सी फिज़ा कायम है और इसके हवाले से हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। कोई एक साइड या एक कैंप को सपोर्ट करता है, दूसरे का ख्याल है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसके बरक्स है चीज़ें। हाउ डू यू एनालाइज द एंटायर सिचुएशन? क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? देखिए, एक बात तो मैं जरूर करना चाहूंगी कि जो 9 मेंबर बेंच ओरिजिनली बना था उसमें सिर्फ 2 जजेस ने अपने आप को रिफ्यूज किया था, जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिरुल नकवी। बाकी जजेस ने अपने आप को रिफ्यूज नहीं किया था। जस्टिस याया ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा था कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझते हैं तो मुझे इस बेंच के अंदर रखें, नहीं तो नहीं रखें। और जब रीफॉर्मुलेट हुआ बेंच तो जस्टिस याया उसके अंदर और जस्टिस अतर मिनिला साहब जो थे वो जस्टिस याया साहब जो थे उसके अंदर मौजूद नहीं थे। तो बात यह है कि उन्होंने ऑलरेडी अपना इख्तिलाफी नोट दे दिया और जस्टिस मंतोखिल ने ये भी कह दिया कि जो हमारा इख्तिलाफी नोट था वो हमारा ऑर्डर था, सिर्फ हमारा इख्तिलाफी नोट नहीं था, उसके अंदर हमने अपना ऑर्डर लिखा हुआ था। और जो मेरे फेलो जजेस हैं जिसके अंदर जस्टिस अतर मिनिला और जस्टिस याया है, मैं उनके साथ अग्री करता हूँ कि वो मोटो पावर चीफ जस्टिस को नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों में देखें जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला है, अब जर्मनी देखें आप, जर्मनी के अंदर जब मैंने वहां के जूरी से पूछा कि आप लोग सो मोटो लेते हैं आपकी जो जज साहिबान है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो याद भी नहीं है कि कब हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने आखिरी बार सो मोटो लिया था। तो जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत कम और सोच समझ के सो मोटो लेते हैं, खास तौर पे सियासी मामलात के ऊपर। एक अब हाल ही में किताब लिखी गई है पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर, एक स्केलिंग क्रिटिसिज्म है ऑन द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने लिस्ट किया है कि किन किन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी ने सो मोटो लिया है, और उन्होंने फिर एक्सपर्ट से बात की है और कहा है कि कैसे सो मोटो पावर दुनिया भर में जुडिशरी जो है बड़ी सोच समझ के लेती है। तो आप एक सो मोटो केस ले रहे हैं एक ऐसी चीज का जिसके ऊपर एक राय बनी हुई है, कंसेंसस है कि इस मामले को इसको सियासी तौर पे हल होना चाहिए और पार्लियामान के अंदर हल होना चाहिए। लेकिन मुनीज़े साहब देखिए, मेरी सुने, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने देंगे आप प्लीज। ये जो इसकी बुनियाद है ये केस की, लोगों को समझना बहुत जरूरी है कहाँ से आई। ये ऐसे हुआ कि डोगर साहब जो थे CCPO, उनका केस सामने आया जिसके जस्टिस मुजाहिरुल नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन उस केस को सुन रहे थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब किया कि आइए हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, और हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उस केस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। ठीक है। उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस को रेकमेंड किया कि आप इस इशू के ऊपर सो मोटो ले लें। चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया और अपनी मर्जी का बेंच बना दिया। अब सवाल ही उठता है कि सो मोटो आप ले रहे हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू के ऊपर, जो आप समझते हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, आप उसके ऊपर सो मोटो ले रहे हैं और अपनी मर्जी का बेंच बना रहे हैं, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे। और आप जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, देखिए जब सो मोटो आप लेते भी हैं और बेंच बनाते भी हैं, तो क्यों आप सीनियर मोस्ट जजेस को उससे निकाल देते हैं? क्यों आप काजी फायज ईसा को उसके अंदर से निकाल देते हैं? देखिए फिर सवाल तो उठेगा, और इसलिए जो जज साहिबान है और खासतौर पे जो ज्यादा जज साहिबान है वो ये कहते हैं कि कोई कायदा कोई कानून तो होना चाहिए सो मोटो का। मुझे बताएं कौन सा, मुझे कोई और मुल्क का एग्जांपल दे दें जो सिविलाइज्ड मुल्क है जहां पे सो मोटो पावर इस तरीके से दी गई हो जिस तरह पाकिस्तान। देखिए मेरी सुने, आप जो चीज़ फरमा रही हैं इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें ओवरऑल एंटायर जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एंटिटी से डिसएग्री करती है। पॉइंट वन, एक चीज़, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि इसकी जो टाइमिंग है इसके हवाले से बहुत सारे लोग कंसर्न्स रेज करते हैं। वो कहते हैं कि जी आप अपनी मर्जी के ऑल्ट्रेशन कर लें इंस्टेड ऑफ ओवरऑलिंग द एंटायर सिस्टम। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच शुड बी ऑब्जर्व्ड और फॉलोड। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर चेंज,
बिट्स एंड पार्ट्स में मूव करना इज द राइट स्ट्रेटजी और अप्रोच? नहीं, देखें मेरी बात सुनिए। जी जी प्लीज। हमारे पास औरतें आती हैं जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनकी वहां पे सुनवाई नहीं होती, केस लगता ही नहीं। हमने देखा है कि इतना बैकलॉग है और हमारे जज साहिबान किसमें मसरूफ है? सियासी मामलात के सो मोटो में। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट ये किसी मुल्क में नहीं होता। और आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तो जनरल जियाउल हक के टाइम के बने हुए हैं, वो तो 1980 के बने हुए हैं। 1980 से आपने अब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम क्यों नहीं की? और एक आमिर के लाए हुए रूल्स के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चला रहे हैं? और आप इस माहौल के अंदर चला रहे हैं जहां पे बार बार और ये तहमत लगी हुई है जुडिशरी के ऊपर कि उन्होंने यहाँ पे जो है अदालती कत्ल किया हुआ है एक लीडर का, एक सियासी लीडर का। तो मैं समझती हूँ कि अपने वकार के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए हमारी जुडिशरी को फूक फूक के पांव रखने चाहिए, बजाय कि वो सो मोटो पावर इस तरीके से, शहाना तरीके से वो इस्तेमाल करें और अपने मर्जी की बेंच बनाएं। तो फिर लोग तो तनकीद करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। आरिफ चौधरी साहब, सर ये फरमाएं, आप एक्सपर्ट हैं लॉ के, बहुत सारे आपने चीफ जस्टिस साहिबान के साथ काम भी किया होगा, जाते आते भी देखा होगा उनको। ये फरमाएं कि सो मोटो का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऐसा इस्तेमाल करना कि वो पॉलिटिकल केसेस के अंदर ज़्यादा फोकस रहना, जैसा मुनीज़ा साहबा फरमा रही हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है इनका और बहुत सारे लोग इससे एग्री भी करते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये बहुत सारी चीज़ें बहुत देर पहले ठीक हो जानी चाहिए थी और एक पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग को सामने रखते हुए इसको यूं ही कैरी किया गया? क्योंकि अभी मौजूदा जो हुकूमत है उसके बहुत सारे लीडरान के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था जो इन्हीं जज साहबान, इन्हीं चीफ जस्टिस के सो मोटो के ऊपर देवर हैप्पी और बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, लेकिन अब उसको वो रिवोक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नथिंग टू डिसएग्री विद दैट, बट टाइमिंग इज समथिंग जिसके हवाले से हर कोई बात कर रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको? मैं आपको अर्ज करूं कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी ये सुओ मोटो जो है ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये सुओ मोटो पावर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो आर्टिकल 184(3) जो है वो उसी तरह के आर्टिकल, मुनीज़ा ने कहा कि जी आप ये बताएं कि दुनिया में कहीं ऐसा कोई है कि जनाब जहां सुओ मोटो पावर्स इस्तेमाल होती हूँ। मैं उनसे सवाल तो नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो बहुत ही उनकी इज्जत और तकरीम और ख़ास तौर पर जो रिश्ता है उस हवाले से मैं तो नहीं उन्हें कुछ कहना चाहता। लेकिन बात यह है कि क्या जर्मनी में ऐसे होता है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर ना हो? क्या जर्मनी में ऐसे होता है कि फौज जो है उसका अमल दखल इस हद तक हो? और क्या ऐसे होता है कि जर्मनी में कि कोई शख्स जो है उसको आप हिरासत में लें और हिरासत में लेने के बाद उसके ऊपर मुंह पे कपड़ा डाल के उसे कई जगह घुमाए और फिर उसके बाद उसे नंगा करें और उसके ऊपर तशद्दुद करें? और क्या जर्मनी के अंदर उस तरह के वाकयात हो रहे हैं जिस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सुओ मोटो पावर्स अगर से इस्तेमाल हुई है बड़ी बेमहाबा, यानी माजी में जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इंतहा कर दी, फिर साकिब निसार ने कसर निकाल दी, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब जो है इन्होंने तो गालिबन ये दूसरा सुओ मोटो है और इससे इंपॉर्टेंट कोई मामला हो नहीं सकता। अगर ये मामला तो ऐसा है कि अगर इस पे भी सुओ मोटो नोटिस ना लिया जाए तो फिर तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। उसकी वजह ये कि ये मामला इधर में जो भी डिसाइड होना है, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन जो है और वो सारी प्रोविजन पे भारी है, क्योंकि आपका आइन जो है वो जिस तरह का यानी इख्तियार देता है, मैंडेट जो है वो किसी का भी जो है वो उसके मुताबिक अगर अमल नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होंगे पूरे टाइम पे और जो दिया गया है तरीकेकार उसके मुताबिक नहीं होंगे तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। हम मिसालें तो देते हैं जर्मनी की, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हम यानी इंसानी हकूक का क्या आलम है। और फिर उसमें जहाँ ऐसी ऐसी चीखें, ये जैनब वाला केस और बाकी केसेस जो थे ऐसे केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को वाकई लेना चाहिए था नोटिस। और आज भी मैं समझता हूं कि इस मामले में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान में जुडिशरी है उस लेवल पे नहीं काम कर रही और बहुत ज्यादा बैकलॉग है। लेकिन इस बैकलॉग का हवाला देखकर एक बात और मैं अर्ज करूं, ये जो फरमाया जा रहा है ना कि ये जजेस जो थे वो जिन्होंने रिक्यूज नहीं किया था, ये इनसे मेरा ख्याल इन्हें मालूम होना चाहिए कि फैसला वही होता है जो जजेस बैठ के करते हैं।
कभी भी ऐसा दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ कि जो ओपिनियन है जजेस की अपनी बात में जो बेंच में नहीं बैठते उसको भी काउंट किया जाए। आज तक मैंने भी काफी सारी जजमेंट्स पढ़ी हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट से लेकर रिटन ऑर्डर जो है वो आप कह रहे हैं जो है दैट मैटर्स, जो कलेक्टिवली लिखा जाता है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। मुनीज़ा साहिबा, एक सवाल जो बड़ा गर्दिश कर रहा है और वो दैट इज़ अबाउट इलेक्शंस। प्रोविंशियल मामला आपके सामने है, आवाम के सामने है, वो सॉर्ट आउट कब कैसे होगा कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, दोबारा बेंच बन चुका है। इस सब को नथी किया जाने की भी बात हो रही है विद जनरल इलेक्शन। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तमाम लीगल जितने बाइंडिंग्स हैं सिक्योरिटी के, फाइनेंस के, अगर ये तमाम के तमाम मसले सॉर्टेड होते तो क्या इनको जनरल इलेक्शन के साथ क्लब करके जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए थे? आप मुझे आई होप इजाजत देंगे कि मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, क्योंकि मैं जो भाई मेरी बात कर रहे थे मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करती हूं, मगर मैं उनसे एक सवाल करती हूं। आप जर्मनी को एग्जाम्पल दें, चलें आप इंडिया का ले लें, बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लें, मुझे बताएं वहां की जुडिशरी जो है इस लिबरल तरीके से सो मोटो पावर्स का इस्तेमाल करती है। और मुझे दूसरा सवाल बताएं कि यहाँ पे तो हमारे पास कई केसेस आए हैं जहाँ पे 25-25 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बंदा बेचारा पड़ा रहा है, और फिर जब वो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि जी गलत आपने इसको पकड़ा हुआ था। यहाँ पे तो ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे ये कहा गया कि इस शख्स ने जो है मेरा कत्ल किया और ये पता चला कि वो जो शख्स है वो मरा ही नहीं था, वो जिंदा था और किसी जेल में पड़ा हुआ था। ऐसे केसेस हमारी जूरिस्प्रूडेंस में इस वक्त जिंदा हैं और कई केसेस ऐसे आए हैं। मैं आपको एक लाइन लगा दूंगी औरतों की इस वक्त जो हमारे ऑफिस में है जिनके केसेस कई साल से चल रहे हैं मगर नहीं आते। तो आप जुडिशरी का काम नहीं है कि वो सियासतदानों के अंदर सियासत करते रहें। जुडिशरी का ये काम है कि जो लाचार है, जिसके पास और कोई रिकोर्स नहीं, वो उनके केसेस ले। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, कौन से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अपहीवल नहीं हुआ, जर्मनी इंक्लूडेड, मगर इसका मतलब ये है कि वहां पे जो अदालतें हैं उन्होंने वहां पे मुदाखलत की है। जो विजडम है वो ये है, और इसलिए पार्लियामेंट बनाई गई है कि सियासी मामला पार्लियामेंट में हल होंगे और इंसाफ के मामला जुडिशरी में होंगे। अगर जुडिशरी पार्लियामेंट का काम करना शुरू कर दे और पार्लियामेंट जुडिशरी का काम करना शुरू कर दे तो फिर मुझे बताइए इंस्टीट्यूशंस हमने क्यों बनाए। तो मेरा आपसे ये है। दूसरी बात आप कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, देखिए इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। अक्टूबर के अंदर आपकी असेंबलीज जो हैं वो अपना मुद्दत पूरी करती हैं, इलेक्शंस को उस वक्त जरूर होना चाहिए। मगर एक और सवाल भी उठता है कि जिस तरीके से असेंबलीज डिसॉल्व हुई, क्या वहां पे बैठा हुआ एमपीए की से पूछा गया कि आप चाहते हैं कि वो डिसॉल्व हो या ना हो। वहां का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी तो वीडियो लीक बाद में आई है कि जी मैं तो चाहता ही नहीं था कि असेंबली डिसॉल्व करना। सवाल मेरा ये था, सवाल मुख्तलिफ था मेरा। सवाल मेरा ये था मुनीज़ा साहिबा, मेरा सवाल ये था कि अगर जितनी इस वक्त लीगल बाइंडिंग्स हैं, सिक्योरिटी की हैं, फाइनेंस की हैं, अगर ये तमाम की तमाम सॉर्टेड आउट होती तो क्या प्रोविंशियल इलेक्शंस को जनरल के साथ क्लब करके अर्ली इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, या आपके ख्याल से नहीं, जो गवर्नमेंट कर रही थी बिल्कुल ठीक कर रही है, राइट ट्रैजेक्टरी और डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनवाइट करना चाहिए, उनके आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए और इस मसले का सियासी हल पार्लियामेंट में निकलना चाहिए। ये जो बार बार कहते हैं कि कभी इस्टेब्लिशमेंट आके हमारे मॉडरेटर्स बन जाए, कोई कहता है कि जुडिशरी आके हमारे मॉडरेटर्स बन जाए, अगर आप सियासत के अंदर गैर सियासी लोगों को रखेंगे तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसका तयन कैसे किया जाएगा कि कौन सी जमात ठीक अप्रोच या स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं? करनी थी मगर मुझे आप बात नहीं, मैं सिर्फ उसी के ज़ैली सवाल कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज। नहीं, आप तोड़ देते हैं ना, फिर सॉरी आप प्लीज। हम भी तो करते हैं ना प्रोग्राम, थोड़ा सा तो करने दें। बात यह है कि अगर आप गैर सियासी लोगों को सियासत के अंदर घसीट के लाएंगे और उनसे मुल्क चलवाएंगे तो जो आज हम जहां खड़े हैं इसी वजह से खड़े हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत हो गया, अब सियासतदानों को सियासत करने दें, फौजी जो हैं वो जाएं और निपटे हमारे जो टेररिस्ट। जो बात पता चली हमें अदालत के अंदर, वो तो ये पता चली कि जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनको आईएसआई के चीफ ने बताया कि वो तो खैबर पख्तूनख्वा में शैडो गवर्नमेंट जो है वो चला रहे हैं तालिबान। तो देखिए ये बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने हकायक सामने अदालत के सामने रखे। आप जाएं अपना काम करें, आपका काम बहुत जरूरी है, बजाय कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत करते रहें। सियासतदानों को सियासी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मसाइल हल करने चाहिए, बजाय कि चीफ जस्टिस उनके हल जो मसाइल है उनका हल ढूंढते रहें। ये ना हमारे अदलिया के लिए ठीक है और ना ही हमारी पार्लियामान के लिए ठीक है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, जर्नलिस्ट एनालिस्ट प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब ये फरमाएं, उन्होंने हवाला दिया कि नॉट ओनली जर्मनी बल्कि दीगर ममालिक के अंदर बांग्लादेश, इंडिया के भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सुमोटो लिए गए जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर लिए गए। बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर मैं चाहता हूँ आप तफसील में बयान करें। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात जो कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि उसी को ही कंप्लीट किया जाए। बांग्लादेश, भारत की भी मिसाल दी गई मुनीज़ा साहिबा की जानिब से, वो नहीं है हमारे साथ प्रोग्राम में, लेकिन उनकी गुफ्तगू का जो पैराया था वो ये था कि हमारे यहाँ सो मोटो का मिसयूज़ किया गया। ये नहीं किया जाना चाहिए था। हालात बहुत सारे ममालिक में बहुत ख़राब रहे हैं, पाकिस्तान अकेला इस प्रोसेस से नहीं गुजरा, लेकिन सबको अपना अपना काम करना होगा। क्या कहेंगे? देखिए, जब आप चीजों को मिक्सअप कर देते हैं ना, फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। यानी सबसे बुनियादी बात यह है कि इस वक्त सुओ मोटो का मामला, यानी उसको अगर आप ले आए कि जी पीछे चीफ जस्टिस से शुरू होकर इफ्तिखार चौधरी से लेकर आगे चलते आए और कहें कि जी बहुत ज्यादा बेमहाबा इसका इस्तेमाल हुआ, ये ऐसी बातें हैं कि जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि बाहर छोटी छोटी बात पे उन्होंने कहा कि जी आप सुओ मोटो लेने लगे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, यानी इतनी सादगी से ये बात कर रहे हैं सारे लोग जो उस साइड पे आते हैं, हुकूमत की साइड पे, कि वो हुकूमत जो कह रही है कि जी पाकिस्तान के इतनी बड़े बुरे हालात हैं कि जी यहाँ शैडो गवर्नमेंट भी है, यहाँ माशी तौर पर भी सब, तो क्या उस गवर्नमेंट को रहने का हक हासिल है? 1 साल उन्हें हो गया है। ये इन्हीं हालात की वजह से तो वो गवर्नमेंट आई थी और कहती थी कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, पाकिस्तान की मुआशी हालत खराब होगी, और हम वो जब आए हैं तो उस वक्त से लेकर अब तक तो मेरे ख्याल यानी 180 डिग्री चीजें बदली हैं और खराब हुई है। तो इसलिए नंबर 1 ये बात। दूसरी बात ये है कि वो हुकूमत जो वाजे तौर पर ये कहे कि भाई या हम हैं या आप हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, यानी उसको राना सना साहब की स्टेटमेंट कह रहे हैं आप? सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, पीछे मरियम से लेकर खुद प्राइम मिनिस्टर, ये उनका बयानिया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेशन में बात हो रही है, बड़े वाजे तौर पर सारे इस पर तुले हुए हैं। अब मुझे ये, मैं हैरान होता हूं कि जो अगर तो ये जमहूरियत है तो फिर इस तरह की राय देने का, इस तरह की गुफ्तगू करने का किसी को हक पहुंचता है? खासतौर पे हुकूमत में होते हुए भूल जाए इमरान खान को, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इमरान खान से, लेकिन कम अज कम एक शहरी के तौर पर मैं ये जरूर सवाल पूछ सकता हूं कि क्या मुझे इस तरह की हुकूमत मेरे किस्मत में लिखी हुई है कि जिसके बयान से पूरी दुनिया में तहलका मच जाए और सारी दुनिया ये कहे कि ये तो दहशतगर्दी, और कहां से होगी? दहशतगर्दी का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्ट, क्रिमिनल एक्ट किया जाए जिससे खौफ व हरास पैदा हो जाए। अब खुद आपका जब इंटीरियर मिनिस्टर खौफ व हरास पैदा कर रहा है कि जी आप हम कुछ भी कर सकते हैं, रहने दें, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अगर इलेक्शन जिसकी मैंडेट आइन ने दिया है उसके कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करे, तो फिर और सुप्रीम कोर्ट क्या करे? यानी पाकिस्तान का आइन टूटता रहे और सुप्रीम कोर्ट बैठी रहे कि जी हमने मुदाखलत नहीं कर दी। और उस वक्त भी मैं समझता हूं कि ये जिस वक्त आए थे, क्या इन्हें याद नहीं है कि उस वक्त इनका आना जो था इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बदौलत था? वही चीफ जस्टिस थे, वही जज साहबान थे जिन्होंने इनके हक में फैसला किया, और उस वक्त यानी फौरी तौर पर यह बदल गया कि आज अगर वो उस चीफ जस्टिस ने पूरा रेस्ट्रेंट रखा, कोई खाब खा के ऐसे अगर रोज वो मुदाखलत कर रहे होते, बल्कि उनकी तारीफ भी बड़े फैसलों की गई। मुझे याद है पीडीएम की मुश्तरका कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है जिसके अंदर बहुत अप्रिशिएट किया गया, इवन सुओ मोटो को भी किया गया। बट एनीवे, आप मेरे साथ रहिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। नसीम साहब, सर येगा कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो नैरेटिव इस वक्त बिल्ट हो चुका है जिस पे बात भी हो रही है, और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने ना अब पोजीशन अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ले लिया और उसने तय कर लिया कि हम यहाँ पे हैं, हम रहेंगे। और बहुत सारी चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि जी अक्टूबर के बाद भी यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को, जो कुछ भी हो रहा है उसको कैसे एनालाइज करते हैं आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने मुर्तज़ा बात की हुकूमत की, कौन सी हुकूमत? ये पीडीएम की हुकूमत कोई हुकूमत तो नहीं है। आपको पता है जिस तरह इनको लाया गया है, ये तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, पीडीएम में से जान निकल चुकी थी।
पीपल्स पार्टी छोड़ चुकी थी, एएनपी बाहर निकल गई थी, मौलाना फजल रहमान को नून लीग के साथ बहुत सारी रिजर्वेशन थी। इनको तो इकट्ठा किया गया, जिसने इकट्ठा किया वही पावर है, पावर उन्हीं के पास है सारी, और शायद उनके फैसले जो इनके थ्रू करवाए जा रहे हैं, ये तो कभी भी नहीं आपने देखा माजी में किस तरह शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, जरदारी साहब जो है वो इनके बारे में क्या बात करते थे। और अभी भी अगर आप इनको पीछे से इनके सपोर्ट हट जाए तो ये आपस में दस्तों गिरे पे हो जाएंगे। तो बात यह कि हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है, तमाम मामला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और जिस तरह चलाए जा रहे हैं हम तो इतने फिक्रमंद हैं कि जो 97 का ये 90s का दौर था उससे बदतरीन दौर वापस आ गया है इस वक्त। अगर आप जाके अवाम में देखें, आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर साफी हैं, आपने ग्राउंड पे भी बड़ा काम किया है, जिस तरह अवाम रुल रही है आटे के लिए, और आटा भी उन्हें कौन सा मिल रहा है, और ये यहाँ पे बिल पास हो रहे हैं, सेनेट में बिल पास हो रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें लग रही है बड़ी बड़ी। तो ये मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब है, और अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया, तमाम लोग मिलके ना बैठे, यानी कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और आने वाले दिनों में मुल्क में मजीद एनआरकी फैलेगी, गर्मी आने वाली है, महंगाई से लोग तंग है, बिजली के बिल आने वाले हैं, तो ये तो बड़ा मामला बहुत ही नसीम साहब देखें, मेरी सुने, एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इस वक्त लीगल केसेस चल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, उसमें 3 केसेस आप जानते हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और जो उनकी बेटी टेरियन के हवाले से है। किसी एक में तो जितने भी घुरके हैं ना, सियाने हैं, आईनी माहिरीन है, वो कहते हैं जी किसी एक में तो नॉकआउट होंगे खान साहब। अब इलेक्शन अनाउंस की तरफ बढ़ जाते हैं, वो खान साहब को इस सिस्टम से ज़रा या इलेक्शन से निकाल देते हैं, या वो निकल जाते हैं चले लीगल तरीके से, तो फिर कुछ और नहीं होना चाहिए कि तब भी जो है आपके ख्याल से सिस्टम सही नहीं होगा, गलत होगा सारा कुछ? मुर्सा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बड़ा चुपता हुआ सवाल है। आप ये देखिए कि हमारे बड़े प्यारे मोहतरम आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं, जितनी इनकी कानून के ऊपर गिरफ्त है शायद किसी की कम ही होगी। बात है कि इस मुल्क के अंदर अगर मुर्सा मुझे और आपको भी उठा लिया जाए ना, हम टैक्स पेयर भी हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी है, लेकिन हमारी कोई ना कोई उन्होंने निकाल लेने की ताड़ी, पिछली टेल लाइट नहीं जल्दी पे या फला चीज नहीं है, जिसको पकड़ना चाहे वो पकड़ सकते थे, और इन्होंने सबके लिए ये बनाए होते हैं। आप एक जमाना देखें कि किस तरह जरदारी साहब के ऊपर 10% के केसेस थे, वो उनके ऊपर सरे महल का केस डाला, कहाँ गए सारे केस। और ये देखें कि ये जो फेक अकाउंट केस था, ये पीटीआई ने नहीं बनाया था जरदारी साहब, ये स्टेट बैंक की शिकायत के ऊपर एफआईए ने टेकअप किया था, और उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने फिर ये मुकदमे बनाए थे। और पनामा जो है वो कोई पीटीआई ने नहीं निकाला था, वो एक इंटरनेशनल स्कैंडल आया था। तो बात ये कि अगर आपने किसी को भी किसी मसले में फंसाना है तो आप फंसा सकते हैं, लेकिन मुझसे इस मुल्क में क्या आप अगर देखें, फातिमा जिन्ना से लेके आज तक का दौर देखें तो पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है, क्या हम लोग मिलजुल के बैठे हैं, हमने कितने कितने खूबसूरत नगीने जो है अना की भेंट चढ़ते हुए देखे हैं। आपने देखा कि 71 वाला मामला ऐसा था कि आधा मुल्क उसमें चला गया, फिर हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को खो दिया, मुर्तजा भुट्टो का मर्डर उसके घर के सामने हो जाता है, जबकि उनकी बहन उस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म थी। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो नसीम साहब फिर ये फरमाएं, बहुत होगी सर, ये फिर फरमाएं ना, ये फरमाएं फिर आप कि आपने माशाल्लाह बड़ा आपका करियर है और आपने बहुत सारी हुकूमतें जाती देखी आती देखी, बड़े लोगों को आप करीब से जानते हैं, आपके उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हैं। ये बताएं कि इस वक्त जिस नहज पे चीज़ें आ गई हैं और जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आपको लगता है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ चुकी हैं या नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी रह गई है उम्मीद की किरण के बैठेंगे सॉर्ट आउट हो जाएगा मसला? क्योंकि लोग जो इस वक्त जिस कैफियत को आप बयान कर रहे हैं, इसे बहुत आप अच्छे अल्फाज में बयान कर रहे हैं, लोग बहुत शख्स सीख पाए, नाराज़ हैं, नालाँ हैं, गुस्से में हैं। देखिए मुर्सा, मैं अगर अपनी मतलब जो मेरी अपनी जिंदगी जो मैंने गुजारी और जो मैंने आंखों से देखा, तारीफ पढ़ी भी है, लेकिन 77 में क्या हुआ था, हम छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। आपने देखा कि मार्शल लगा, मार्शल के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया गया, उसके बाद मामला चलता रहा, फिर ज़ियाउल हक साहब के साथ जो हुआ, फिर 88 के इलेक्शन हुए, फिर 90 की दिहाई आई, कुछ नहीं सीखा सियासतदानों ने। इन सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। और अभी भी मामला इतना आगे चला गया कि आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के अंदर नकब लगाई गई है। पहले तो ये था कि चलो पीपल्स पार्टी और नून लीग के झगड़े होते थे, आवाम इसमें बटी रहती थी, उसके बाद सहाफ़ी भी बट गए, मीडिया बट गया, मीडिया हाउसेस बट गए। अब इनके जो एक सुप्रीम इदारा है जिससे हम सबको उम्मीद होती है, ये वही 5 जजेस थे ना जिन्होंने
पीटीआई के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला केस दिया था और अपना सूरी साहब की रूलिंग उड़ा दी थी। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, हम भी मौजूद थे, आप भी वो मौजूद थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने बुलाया था शहबाज शरीफ साहब का। तो यही अता बंदयाल साहब बड़े स्वीट हार्ट थे, उन्होंने बिलावल को भी वहां पे बुलाया था, उन्होंने कहा था कि हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे। तो उस वक्त ये बहुत खुश थे। अगर आज वो कोई फैसला करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कमांडर है अपने, जो सुप्रीम कोर्ट है, डेफिनेटली उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, हम उनको गाइड तो नहीं कर सकते ना। अगर आप उनको गाइड करना शुरू कर देंगे कि आप ये बेंच बना ले, फला बना ले, तो फिर अपनी मर्जी से फिर काबीना भी बना ले। अब काबीना की मिसाल दी, मैं आपको छोटी सी बात करूंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी जिस तरह काबीना फैसले करती है, इस तरह अदलिया की तरफ इशारा किया सुप्रीम कोर्ट। मुझे बताएं कि काबीना में से अगर 2 वज़रा इनकी बात के खिलाफ जाए और इख्तलाफी नोट दें या इनके साथ इख्तलाफ करें, तो ये उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? वहां तो चीफ जस्टिस फिर भी बर्दाश्त करते हैं कि इख्तलाफी नोट आ गया, कभी कुछ नहीं कहते, 3-2 से फैसला आ रहा है, 5-4-1 से फैसला आ रहा है, कभी वहां पे नहीं हुआ। ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक वजीर भी खड़ा होके इनके फैसले के खिलाफ बोले, दूसरे दिन उसकी ये वजारत ले लेंगे? तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को खुदा के वास्ते काम करने दें और हमारा जैसा भी आइन है उसके ऊपर चलना होगा। अगर आइन से आप डेविएट करके फिर रह क्या गया मुर्सा पीछे? ठीक है, मुझे बताया, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, मैंने भी और भी चीज़ें आपसे पूछनी है। चौधरी साहब बड़ी तफसीली और बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथी नसीम साहब। ये फरमाएं कि अब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी, थोड़ी देर पहले उनका बयान था, उन्होंने कहा कि जी अगर फुल कोर्ट भी बना दिया जाए इस सारे मामले के ऊपर जहाँ पे ये मसला फंसा हुआ है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब सवाल ये है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अभी दोबारा बेंच फॉर्मेशन हुई है, इसमें क्या कबाहत थी अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता और इसको आगे इसी तरह प्रोसीजर को बढ़ा दिया जाता। जो कंसर्निंग पार्टी है या ग्रीव पार्टी है वो भी ये कह रही है, ताकि क्लैरिटी आ जाती, कोई कन्फ्यूजन या भाम या बाइसनेस या धड़ेबंदी या ग्रुपिंग की जो बातें हो रही हैं वो दम तोड़ जाती हैं और ज़रा बेहतर चीज़ सामने आ जाती। आपका क्या एनालिसिस है, वाई नॉट? पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी हुई, नसीम सिद्दीकी साहब को हमेशा सुन के खुशी होती है और आज भी हुई, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं। दूसरी बात जो आपने फरमाई है, ये जो फुल कोर्ट बैठ के सुने, इसमें उन्होंने इसलिए आज से ये कहा है कि भाई अगर आप ये समझते हैं कि जी इससे मसला हल हो सकता है तो इसे कर लें। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें फुल कोर्ट की जरूरत हो। उसकी वजह ये है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी इस तरह के जो हाल तलब हो या जिसकी वजाहत ऐसी हो कि समझ ना आ रही हो और ज्यादा जजेस बैठ के, ये तो मामला बड़ा सिंपल 2 और 2 4 का है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और फैसला आइन के मुताबिक किया कि आइन के की कोई तशरीह भी नहीं करनी जरूरी, आइन पढ़ के सुना दिया कि ये आइन है और वो ये कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। और उसके बाद इलेक्शन वो फैसला जो था उसने अपनी अपनी शक्ल भी इख्तियार कर दी, उसमें इंप्लीमेंट भी हो गया, डेट भी दे दी गई एक सूबे की। जब डेट दे दी गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो ये कहता था कि जी मुझे तो इख्तियार ही कोई नहीं, मैं तो नहीं दे सकता डेट, उसे उस वक्त याद आया कि नहीं जी मैं तो ये भी कर सकता हूं कि मैं 6 महीने आगे ले जा सकता हूं इलेक्शन। तो इस मामले में तो जो भी चाह रहे हैं ना, मैं आपको एक अर्ज करूं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना लंबा हो सकता है खींचा जाए। और ये आप जो नसीम सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि नकबजनी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका मैं आज आपको अर्ज कर दूं, हम सारे कहते हैं अल्लाह माफ करे जी, खुदा मेहरबानी करे, खुदा कभी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जिसे अपनी हालत के बदलने का ना ख्याल हो। हमारे यहाँ जो हो रहा है, हम खुद अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं अपने आप को, ये खुदकुशी है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इस अंदाज में डिवाइड, और एग्जैक्टली 97 में भी यही हुआ था और यही तारीख है इस मुस्लिम लीग नून की और वही दोहराई जा रही है। और एक बात आपको अर्ज करूं कि उस वक्त सूरत हाल पहले ये हुआ करती थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती थी वो न्यूट्रलिटी से देख रही होती थी और जब बहुत लड़ाई होती थी, हालात खराब होते थे, फिर वो आते थे। अब बदकिस्मती ये है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो गवर्नमेंट में है और उसको इसी लिहाज से टाइम की कमी है मेरे पास में। चारों नसीम साहब का जो है वो वाइंड अप करते हमें एक जो है वो रिमार्क्स ले लें। नसीम साहब ये फरमाएं कि एक डिबेट जो चल रही है और वो बड़ी ज़्यादा फ्लेयर अप होती जा रही है, और वो ये डिबेट है कि जो कुछ इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जिसको हम धोखा अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा। इस हुकूमत ने पहले जो वादे वईद किए उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें होगी, और उन्होंने सारा इसका इल्ज़ाम
या मे भी उसमें रियलिटी भी हो, इमरान खान के ऊपर लगा दिया। अगर इमरान खान साहब लेट्स से फॉर इंस्टेंस पावर में आते हैं, आपको लगता है उनके पास सोल्यूशन होगा अब जो कुछ हो चुका है 1 साल के अरसे के अंदर उससे निकलने के लिए? अच्छा मतलब यही सवाल जब मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में पिछले दिनों, तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा। उन्होंने कहा देखिए आने वाले 2 साल अगर हमारी हुकूमत आ भी जाती तो बहुत टफ होंगे, लेकिन मेरे पास रोड प्लान है। एक तो उसमें ये चीज़ है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती तो ओवरसीज का कॉन्फिडेंस जो बहाल होता है और रेमिटेंस जिस तादाद में आपकी आती है और उसकी तादाद अगर बढ़ जाती है तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और आपको ज़रिए मुआवजा 24 घंटे दुनिया से आ रहा होता है। यानी कि कहीं पे सुबह के 6 बज रहे होते हैं, कहीं 4 बज रहे होते हैं, जापान से यूएई से तमाम तरफ से आ रहा होता है। उसके अलावा फिर टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाती है, इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्सपोर्टर का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस वक्त तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। लोग अपने पैसे घरों में छुपा के बैठे हैं, डॉलर चेंज करवा के बैठे हुए हैं, लोग अपना पैसा नहीं निकालना चाहते। तो जो ही मुल्क में कुछ सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान इज अ वेरी रिच कंट्री, अगर इसमें मामला सही रहे और इदारे अपनी हदूद में रहे। ये जब भी एडवेंचरिज्म होता है ना, इदारे अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं, किसी की साइड लेना शुरू करते हैं, वहीं से मामला खराब होते हैं और यही पाकिस्तान में जो है ना वो नेगेटिव। बिल्कुल, तमाम को अपना अपना जो रोल है वो अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए निभाना होगा। नसीम सिद्दीकी साहब का कहना था। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आरिफ चौधरी साहब सर शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।